भैया जी कहिन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत करने के लिए आज मैं मौजूद शर्मा टी स्टॉल पर। बाजी घनघोर बादल। बाजी पहले तो मौसम बता दीजिए, बाकी मौसम में राजनीतिक वाला मौसम तो बताऊंगा, लेकिन बाजी पहले तो ये बताइए कि मौसम इस वक्त लखनऊ में कैसा है। बाजी चारों तरफ से बादल है, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है, लेकिन ठीक है बारिश होगी तो तब देखा जाएगा। लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं यहां पर मौजूद हूं। कोरोना पाजी चिंता का विषय है, सब तरफ चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में भी चिंता का विषय है, केसेस बहुत सारे निकल रहे हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, सब तरफ केसेस हैं। उस बात को लेकर चिंता है, लेकिन उसे लड़ने के लिए हम आपको सबको आगे आना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और मैं उन तमाम जो लखनऊ में यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप प्रोग्राम देखते हैं तो घर पर ही देखिए, उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवाल यहाँ पे रखे जाएँ। मुझे किसी ने कहा कि कोविड के इन पूरे हालात के बीच जो सामान्य बीमारियां हैं, जो दूसरी बीमारियां हैं, जिसके पेशेंट्स को रोज रेगुलर जाना होता है हॉस्पिटल्स में, कम से कम चेकअप के लिए 15 दिन में 20 दिन में, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। चाहे वो डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट हों, चाहे थायराइड वाले हों, चाहे हार्ट पेशेंट हों, उनको दिक्कत आ रही है, चाहे कैंसर पेशेंट्स हो। ये बात सच है। और उसके लिए और टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट अगर कराना है लैब में, तो इस वक्त बहुत मुश्किल हालात होते हैं। मुझे सैटरडे को किसी ने फ़ोन किया और कहा कि आप शो करते हैं, कम से कम ये बात तो कही जा सकती है कि मुझे एक नॉर्मल यूरिन इन्फेक्शन हुआ, उसके लिए मुझे टेस्ट कराना था, लेकिन उस टेस्ट के लिए मुझे इतनी भाग दौड़ करनी पड़ी, अंततः जाके दूसरे दिन वो टेस्ट हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार की तरफ से भी, और सरकार के जो बंदे हैं, जो लोग हैं, अधिकारी, उनको भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम इस तरफ जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जिसके लिए मौजूद हूँ उसी तरफ रुक करता हूं। जो हमारे मेहमान आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आईपी सिंह साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शरद प्रधान जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी युवा पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र, थैंक यू सो मच। सुरेश बहादुर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पीके तिवारी जी पत्रकार, और उनका मुझे इंतजार है, जब वो आएंगे तो शरीक होंगे। बिल्कुल सीधी बहस डिबेट की तरफ बढ़ते हुए, कहीं कोई बातचीत नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चाहे मेरा पूरा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देश के लिए जहां बात है वहां मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने एक बात और कही, ये साफ है चीन हमारे इलाके में घुस आया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार क्यों नहीं मान रही है, सरकार की तरफ से क्या बात है। जवाब जरूर बीजेपी ने दिया है कि जिन्होंने चीन के सामने घुटने टेक दिए थे वो अब सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता हमारे सामने मौजूद है, मैं वहां से शुरू करूंगा। पहले मौका कांग्रेस को। प्रतीक भाई, कुछ बातें राजनीति से इतर हैं। नंबर एक, क्या ये मैं जानना चाहता हूं राहुल का क्या कॉन्फिडेंस का कारण क्या है, कौन सी ऐसी बात है। वो कहते हैं उपग्रह से मैंने फोटो देख ली है, तो क्या कौन सा, मैंने कल भी बात करी बहुत सारे लोगों से, एक्सपर्ट थे, मानने को तैयार नहीं है, कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो 62, 63 में स्थिति थी वही अभी भी है। हम आपकी ही बात से शुरू कर देते हैं। अगर स्थिति वो है तो भारत की सेना और चीन की सेना कौन से डिसएंगेजमेंट पे बात कर रही है, जरा आप इसका जवाब देंगे। जो लेफ्टिनेंट जनरल जोशी हैं, जो कमांड हेड है नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने कहा है कि हम चीन से स्टेटो को पे बात कर, ऑफिशियल स्टैंड है भारतीय सेना का, वो मेरे पास बयान है, आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। स्टेटो को पे हम बात कर रहे हैं कि 5 मई से पहले का स्टेटस हमारा तय हो जाए। तो अगर वो स्टेटस नहीं है तो फिर क्या है। जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, वो किसकी टेरिटरी में थे? क्या हमारे जवानों ने अतिक्रमण किया था क्या? जो चाइना का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्या ये कहना चाहती है कि हमारे सैनिक उनकी टेरिटरी में गए? सर आप मनोबल गिराने का काम क्यों करते हैं? बीजेपी कहती है आप हमेशा मनोबल गिराते हैं, चाहे पूर्व की बात उन्होंने कही कि डोकलाम हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, आप हमेशा मनोबल सेना का गिराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग फिजूल की बातें करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं जी। देखिए, सुरेंद्र जी ने बहुत सारी चीजें कही, बहुत सारे शब्द कहे, मैं उतना नीचे जाकर शब्दों को नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा और आपके चैनल के माध्यम सबको समझना पड़ेगा।
कि मैकमोहन रेखा क्या है और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस गलवान घाटी, पैगांग, फिंगर्स की बात होती है, 4 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां पर भारतीय सेना और चीन की सेना नहीं है। वह नो मैंस लैंड है। दोनों देशों की सेनाएं वहां संयुक्त गश्त करती हैं। चीन निश्चित रूप से उसका उल्लंघन करके, चीन कहता है कि ये हिस्सा पूरा है, हम कहते हैं कि हिस्सा हमारा है, लेकिन दोनों पर सेनाएं अपनी अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे। आप ये मुझे बिल्कुल सीधा बताइए, वो हमारी सीमा में घुस के अंदर कब्जा किया है या नहीं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनके कॉन्फिडेंस फिर ये फर्क समझ लीजिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो बीच का 4 किलोमीटर का एरिया, दोनों का फर्क हमको आपको समझना पड़ेगा। वह 4 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं संयुक्त रूप से गश्त करती रही हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। इस बार चीन ने अतिक्रमण किया, गश्त के बाद वहां रुक गया, तब हमारी सेनाओं ने वहां पर रिटेलिएट किया, वहां पर संघर्ष हुआ और हमारे जवान शहीद हुए, उनके भी जवान शहीद हुए। हमारा यह है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वह स्टेटस को है, जिसको अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे। जी, स्टेटस को। जी देखिए प्रतीक जी, आज आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर हैं, लखनऊ में हैं, जहां जंगल राज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, गुंडा राज है, जहां बेटियों नहीं, मैं करूंगा बात, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में हैं, राजधानी में हैं, जहां कानून व्यवस्था नहीं है। आप 2 शब्द बोलेंगे, आपके खिलाफ FIR दर्ज करके योगी सरकार सलाखों के पीछे फेंकेगी। सिंह साहब, ये क्या बात है? मैं सिंह साहब बात करूंगा, सिंह साहब, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मेहमान का मतलब ये नहीं होता ना। नहीं बोलने दिए। नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते? आप बोलिए। बीजेपी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते? आपको मालूम है टॉपिक 2 शब्द नहीं कहेंगे आप? हाँ, आपको टॉपिक मालूम है। लेकिन गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, गलवान घाटी में जो 20 हमारे सैनिकों की हत्या की गई, जो शहीद हुए, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं था? क्या 18 बार प्रतीक जी भारत का प्रधानमंत्री शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं उनसे क्यों मिलते हैं? 9 बार अब चीन जाते हैं, वहां की जितनी कंपनियां सबसे पहले सबसे बड़ा निवेश है उनके गुजरात स्टेट में करते, वो निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं आता, वो निवेश बनारस में नहीं आता, यो योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में नहीं आता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण प्रधानमंत्री ने किया, योगी आदित्यनाथ। मुझे नहीं मालूम सिंह साहब, मुझे नहीं मालूम सिंह साहब, आप इतनी दिलजली बातें आज क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम क्यों। मुझे एक बात, मैं मुद्दे पे रहिए, मैं मुद्दे पे आइए। नो, आई वोंट अलाउ यू, नो, आई वोंट अलाउ यू, नो, आई वोंट अलाउ अभी सिंह साहब, आई वोंट अलाउ, नो सिंह साहब, आई एम वेरी सॉरी सिंह साहब, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुद्दे पे रहिए। में गई चीन को लेकर, वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। प्रतीक जी मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए। देश की संसद में जब माननीय मुलायम सिंह खड़े हुए, एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी अमित शाह, सारे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं देश का रक्षा मंत्री रहा हूं और मैंने चीन को बहुत करीब से देखा है, उसको उस बहुत खतरनाक दुश्मन है, उसे दूरी रखिए। उसके बावजूद भी रिश्ते बनाए गए। नेताजी ने कहा जब मैं रक्षा मंत्री था 1 किलोमीटर चीन लद्दाख में घुसा, हमने 3 किलोमीटर अंदर तक घुसेड़ दिया। 2014 में 1.8 बिलियन का निवेश भारत में था, 1.8। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो निवेश बढ़ते बढ़ते 20 बिलियन अरब डॉलर से ऊपर चला गया। ठीक है सिंह साहब, मैं आता हूँ सिंह साहब। देखिए साहब, मैं बहुत क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है भैया जी कहीं ना कि मैं दाएं बाएं चला जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, वो लोग अपने मुद्दे रख देते हैं, लेकिन मैं पैनलिस्ट से तो कम ये गुजारिश करूंगा कि वो मुद्दे पे आएंगे। और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो वो, अगर उन्होंने उपग्रह की तस्वीर देखी है, अगर वो कोई उपग्रह, अपने कैमरामैन को कहिए प्रतीक भाई, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का सफेद झूठ। ये मोबाइल की कोई चीज को मैं नहीं दिखाऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। आप बोल दीजिए, पढ़ दीजिए, मैं मोबाइल से कोई चीज टीवी पे नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी, इंडियन आर्मी कमांडर इश्यूज स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट टाइम ऑन रिस्टोरिंग ऑफ स्टेटस को। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, स्टेटमेंट बड़ा है, आप जो भी चाहे इसको ले सकता है। सच बात यह है, सेना कह रही है कि हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं,
बाकायदा पूरी दुनिया से आवाजें आ रही, सिर्फ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की बात भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि दुश्मन अगर हमारी तरफ उनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, दुश्मन हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा आंख फोड़ देंगे। ये भारतीय रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट है, और वो भी गलवान घाटी में वहां पर जाकर के लेह में। आज की डेट में क्या कारण है कि प्रधानमंत्री की उस बात को टो करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सारी ताकत इसमें लगी हुई है कि हमारे क्षेत्र में कोई है नहीं। अगर हमारे क्षेत्र में कोई नहीं है प्रतीक जी, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस किस चीज का चल रहा है। ठीक, 5 अप्रैल से श्रीवास्तव जी, now you reply when I am coming to सुरेश बाबू जी। प्रतीक जी, हाँ, अब मैं ऐसी पार्टी के नेता जिसके बयान को देश के लोग कितने गंभीरता से रहते हैं, जो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी उन्हीं की पार्टी है। की भाषा है। तो अब मैं अगर आज चीन के मुद्दे पर, पूरे देश के मुद्दे पर, जहां देश की रक्षा की बात आ रही है, वहां पर अगर प्रधानमंत्री जी के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल हो तो कैसा लगेगा? प्रधानमंत्री चर्चा मैं तय करूंगा। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल होगा अगर राहुल गांधी के खिलाफ हो। सिंह साहब, कम से क्या मौत का सौदागर क्या क्या आपने देखा है? देखिए प्रतीक जी, समझना यह जरूरी है देश की जनता को भी कि 4 किलोमीटर का एरिया नो माइंस लैंड है, जो ना हमारा है ना उनका। हमारा दावा किया हमारा है, उनका दावा किया सुरेंद्र जी, अब बहस देशों की सेनाएं संयुक्त गश्त करती हैं, यह जानना पड़ेगा। चीन ने जब संयुक्त गश्त के बाद वहां पर रुक गए गर्मियों में, तब हमारी सेना गई कि आप अपने वापस जाइए क्षेत्र में। जो लाइन ऑफ कंट्रोल 4 किलोमीटर का जो नो मैंस लैंड है, वह नो मैंस लैंड आना चाहिए। इसको लेकर विवाद है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जैसे चीन भारत में घुस आया है, भारत पर कब्जा कर लिया है। 32,000 स्क्वायर किलोमीटर 62 में अक्सर चीन दे दिए, तब नहीं कब्जा था, तब सीना चौड़ा नहीं था, तब सामने खड़े नहीं हो रहे थे। अब खड़े डोकलाम में, अब खड़े नहीं हुए। डोकलाम में जब भारत की सेना आमने सामने मुक्केबाजी कर रही थी, तो चीन के दूतावास में इनके नेता दावत खा रहे थे। ये तो इनका चरित्र है और यही इनकी सोच है। और उसके बाद कह रहे हैं कि भारत की सेना, अरे 20 हमारे बहादुर जवान और अधिकारी जो मरे हैं, उनकी शहादत का आप अपमान कर रहे हैं। वो वहां पर क्या करने गए थे? वो देश की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए गए थे, और उस जमीन के लिए जिस पर हमारा कहना है कि हमारा है, उनका कहना कि उनका है। जो नो मैंस लैंड है, इस बात को बार बार सबको समझना पड़ेगा कि ना वो हमारे कब्जे में है ना उनके कब्जे में है। दोनों देशों की सेनाएं जो है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पर आती हैं। बहुत स्पष्ट रूप से बात समझिए कि चीन अगर हमारे क्षेत्र में नहीं है तो कहां पर है, एक बात। और दूसरी 23 नवंबर 2012 संसद में जवाब दिया गया, यूपीए की सरकार थी, कि सरकार ने क्या कहा, ये उसका जवाब है। वहां पे मौजूद उन्होंने कहा कि 28,000 कब्जा कर लिया अक्साई चीन। मैं उसका जवाब देता हूं पूरी तरीके, ये सच है। 62 का वार हिंदुस्तान हारा, ये सच है। नेहरू जी का नेतृत्व था, ये भी सच है। और वार हम बुरी तरीके से हारे, ये भी सच है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि चीन अगर उस हार को याद दिलाए तो दिलाए, चीन के एजेंट हिंदुस्तान में याद दिलाएंगे, भारत की सेना को डिमोरलाइज भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग 62 की हार को याद दिला करके किसको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, किससे गद्दारी कर रहे हैं? 20 जवानों की शहादत का अपमान करना चाहते हैं, जो हमारे 20 जवान गलवान घाटी में शहीद हुए, और पर आप कहने था उसका अपमान कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं। 62 की हार हुई थी, उसका सबक लिया आपने। आज हमारी सेना इतनी मजबूत है कि डोकलाम में चीन घुसा और चीन को वापिस जाना पड़ा। डोकलाम में हमारी ताकत थी कि चीन को वापिस जाना पड़ा। शरद जी, स्टेटस को लेकर लड़ाई, सवाल यह है कि राहुल गांधी जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चलो मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चीन ने कब्जा किया है। जो ये कह रहा है कि राजनीतिक भविष्य खत्म है, लेकिन वो कह रहे मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी हैं, वो ये बात भाई हंसते क्यों हैं? नहीं, ऐसा है, ये ऐसा इश्यू हो गया है। जहाँ तक राहुल गांधी के करियर का सवाल है, वो तो करियर तो वैसे ही खत्म हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन पॉइंट ये है कि कोई पार्टी का लीडर है, वो बोल रहा है, तो मतलब इतनी तो आज़ादी है लोकतंत्र में कि उसको बोलने की आज़ादी है और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बजाय इसके डिसमिस कर देने के। ये बात बहुत से लोगों ने कही है, और जनरल जोशी वाला जो इन्होंने जिक्र किया, वो बहुत अहम बात है और आज की बात है। और अभी वो जनरल जोशी को कुछ ही दिन पहले नॉर्दर्न कमांड का GOC-in-C बनाया है, और मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, क्योंकि बहुत काबिल ऑफिसर है। उसने साफ साफ कहा है कि इंट्रूजन हुआ, और अगर इंट्रूजन नहीं हुआ था तो फिर किसको मदद करे? ये जो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पे सब लोग बिलीव करते हैं,
कुछ भी बोले वो सब बिलीव करते हैं, इसलिए उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। राइट। कि आप कुछ भी बोलेंगे, अरे भाई जो हकीकत है उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हार नहीं हो जाती है अगर ये एडमिट कर लेने से कि हाँ चाइना हमारे यहाँ घुसा, जैसे पहले घुसा था 62 में, अभी भी घुसा है, और ये फैक्ट है, ये खाली फैक्ट है। राइट, ज्ञानी शुक्ला। सर बाकी जो प्रवक्ता हैं वो तो राजनीति की बात हो रही है, लेकिन मैं जो आम जनता से जब बात होती है तो मैं उनको अपने शब्दों में अगर व्यक्त करूंगा तो उस शब्दों में बात ये आती है, आम जनता को ऐसा लगता है कि एक जो शेर है कि सिर्फ कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन राजनेताओं को जब जनता देखती है तो उनको बिल्कुल ये एहसास हो जाता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, मेरी कोशिश कतई नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए। क्योंकि अगर आरोप लगाए जाते हैं, राजनीति में लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल जायज हैं, लेकिन सिर्फ आरोप लगाना किसी चीज का हल नहीं देना। ये लगातार अगर आप बात इसकी करेंगे तो जनता लगातार देख रही है कि इससे पहले भी सूट बूट से लेकर राहुल गांधी की जब चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो जनता को ये लगता है कि सूट बूट की बात की गई, उसके बाद चौकीदार चोर जैसे जुमले उछाले गए, बाकायदा उसके नारे लगे। और ये बिल्कुल हमारे यहाँ राजनीति में इसको बिलो द बेल्ट की बात कही जाती है। क्या वो चौकीदार चोर वाली बात सत्य हुई, साबित हुई? वो नहीं साबित अगर हो पाती है तो उसके बाद किस तरीके से ये बात हर एक आम आदमी जानता है कि हर बार सेना का कोई जवान निकलता है तो उसको सल्यूट करता है, सेना की बात को करने के लिए एक आम आदमी उसको सम्मान देता है, कहीं भी आपको देखते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सियासत ऐसी जगह है जहां पर सेना की भी पगड़ियां, उनकी कैप उछालने से वो बाज नहीं आते हैं, और यहाँ होता ऐसा दिखाई दे रहा है। जी आईपी सिंह साहब, मैं उम्मीद करूंगा मुद्दे पे आएंगे। सेना की बात हो रही है। हाँ। मुझे गर्व है कि मैं एक फौजी का बेटा हूं और मेरे पिताजी 1962 और 65 की युद्ध में भाग लिए और बुरी तरह वो घायल हुए, 7 महीने वो अस्पताल में पड़े रहे। मैं वो दर्द समझता हूं, लेकिन बीजेपी जो भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करती है, कोरोना काल है, देश में बड़ा संकट है, आपने ताली बजवाई, आपने दिया जलवाया, ताली बजवाया और ये सब चल रहा था। आपने एक तरफ मध्य प्रदेश में जो जनादेश प्राप्त सरकार थी उसको आपने बर्खास्त कर दिया, शपथ ग्रहण उस बीच हुआ। आज आईपी सिंह साहब पता नहीं किस मूड में आप आए हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम किस मूड में आए हैं आप। सवाल चुनाव, कोरोना काल में भी मोदी अमित शाह जब से 2014 से देश की राजनीति में आए, उनकी प्राथमिकता देश की सुरक्षा नहीं है, उनकी प्राथमिकता देश का विकास नहीं है, उनकी प्राथमिकता देश में अनइंटरप्टेड 24 घंटे बिजली आए, वो प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि राजस्थान की सरकार बर्खास्त हो, कर्नाटक की सरकार बर्खास्त करके अपनी सरकार बनाई, अब महाराष्ट्र पर उनका टारगेट है। ये जिस तरह से आपकी सरकार थोड़ी ना, राजस्थान में जिनकी सरकार है वो बोले नहीं, राजस्थान में जिनकी सरकार है वो बोले नहीं, और आज आप पता नहीं किस मूड में आए हैं आप, पता नहीं मैं किस मूड में आप आए हैं। सवाल कांग्रेस का नहीं, सवाल राहुल गांधी का नहीं, सवाल लोकतंत्र याद है ना, इमरजेंसी और लोकतंत्र। आपको ये भी याद है कि लोकतंत्र में ही इमरजेंसी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने माफी भी मांगी थी, आपको ये याद नहीं है? याद है मुझे। अगर ये याद है प्रतीक जी, अगर ये याद है प्रतीक जी, तो आपके चैनल को दोनों बातें बतानी चाहिए। मैंने बताया, ये भी बताना चाहिए कि इमरजेंसी लगी और ये भी बताना चाहिए इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी। मुझे मालूम है, जीत गया, मुझे मालूम है। हम आपका शोषण करें, हम आपका उत्पीड़न करें, 2.5 साल पूरे देश में अराजकता फैला दें, फिर कैसा हमने माफी मांग लिया। अभी हमारे भाई साहब जाति धर्म पंथ मजहब की बात कर रहे थे, मैं आज विषय से भटकना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं। इनकी सरकार तो शहीदों की शहादत में भी हिंदू मुसलमान करती रही है। एक डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या हुई, उसके परिवार को 50 लाख और परिवार के 2 लोगों को नौकरी। एक मिश्रा जी शहीद हुए मुरादाबाद में, डिप्टी एसपी 20 लाख रुपए और 1 नौकरी। ये तो शहीदों की शहादत को हिंदू मुसलमान करते हैं, ये क्या जात पंथ मजहब की बात करेंगे। और राजस्थान मध्य प्रदेश की बात ये इसलिए कर रहे हैं कि 25 साल यूपी बेहाल, फिर 2 दोस्त, फिर बाहर हो गए, फिर अभी चूंकि राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है तो फिर कहीं गठजोड़ हो सके। ये जो पृष्ठभूमि बीजेपी की है, जिस पृष्ठभूमि से ऐसे लोग बोल रहे हैं, ये 2017 के बाद की भाजपा है। ये भाजपा उस अडवाणी, उस अटल बिहारी वाजपेयी, यशवंत सिन्हा और जैसे बड़े नेताओं की वो भाजपा नहीं है। अरुण जेटली नहीं रही बहन सुषमा स्वराज, ये मोदी और अमित शाह की जो भाजपा है, उसे सत्ता चाहिए, सत्ता के सिवा चाहिए। मैं आपकी सिंह साहब आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, सिंह साहब मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ।
सिंह साहब, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ पीड़ा आपकी। के आंसू रो रहा है। No personal comment. No, this is not the way to discuss. This is not the way. नहीं, अभी सिंह साहब, डेकोरम मेंटेन करिए। मुझे आपका मालूम है, आप बहुत लंबे समय तक बीजेपी में रहे। जी, मैं बहस के मुद्दे पर फिर से बस मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ, सिर्फ उसी मुद्दे पर रहूंगा। जी, राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए कम से कम जो बयान दिए हैं उस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उस बयान की सच्चाई भले जाइए। दूसरी बात, मैं वहीं ये भी कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत चीन एक भी इंच हमारे देश के अंदर नहीं आया है। हाँ। मैं उनकी बात पर भी विश्वास करता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन देश की जनता ये चाहना चाहती है कि इन दोनों नेताओं की सच्चाई क्या है, सच्चाई क्यों नहीं बयान की जाती। एक ऐसा करिए, लोकसभा में सारे दलों के एक सांसदों की एक कमेटी बना दीजिए, वो जा करके वहां चली जाए और देखावे कि सच्चाई क्या है, चीन घुसा है या नहीं घुसा है। आप जाइए ना। बिल्कुल सही सजेशन है, ये बिल्कुल फेयर सजेशन है और इसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। इम्पार्शली जाकर के देख लें सब लोग जाकर के, इसमें खाली ये प्रूव करना कि नहीं साहब जो हमने बोल दिया वही सही है, दूसरा सब झूठ बोल रहे हैं। हम सुरेश बहादुर साहब की बात से पूर्णतः अपने आप को संबंध कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि सुरेश भाई की बात का ऑनर करे सरकार। जी सुरेश जी, नहीं, मैंने कहा ना, अब देश की जनता सिर्फ ये चाहती है। हम 1962 की हार भी दे चुके हैं, हम 1971 की जीत भी दे चुके हैं, हमने सारी चीजें हमने वो भी देश देखा है जब हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री, मुझे पूरा विश्वास है कि चीन उनके नेतृत्व में एक भी कदम नीचे अंदर नहीं ले पाएगा। लेकिन देश की जनता को हम आश्वस्त करें, देश की जनता को बताएं पहले कि चीन अंदर आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो देश से राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, बिल्कुल माफी मांगे, वो गलत आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री पर। और अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री तय करें उनको क्या करना है। तो अगर इनके प्रधानमंत्री की बात गलत है तो प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। राइट सर। प्रतीक जी, निश्चित रूप से सुझाव सही है, सर्वदलीय होनी चाहिए इसकी कि कौन सही है। लेकिन एक चीज, अभी सुरेंद्र भाई ने बात किया कि 62 की हार की चर्चा करके भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने चीनी एजेंट बताया कि इस देश में रहने वाले चीनी एजेंट सेना का मान गिरा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा प्रतीक जी, 1971 में सुन लिया सुरेंद्र सेंटेंस जोड़ा था, सेकंड सेंटेंस जोड़ा था, मैंने सुना था 1971 की लड़ाई में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की सेना ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। सुन लीजिए जासवन जी, 93,000 युद्धबंदी हमारे पास थे। कितने? ठीक है। हमारी सेना लाहौर के दरवाजे पे खड़ी थी और आधिकारिक रूप से 256 हमारे बंदी पाकिस्तान के पास थे। लेकिन शिमला में पता नहीं क्या हुआ, 93,000 सैनिक छोड़ दिए गए, लाहौर से सेना वापस आ गई और वह 256 बंदी जो पाकिस्तान के पास थे उनका आज तक पता नहीं है। यह इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और एक मोदी की इच्छा शक्ति है कि एक दिन में हमारे अभिनंदन को उनको छोड़ना पड़ा। यह राजनीतिक सेना हमारी हमेशा मजबूत रही है, चाहे 62 हो, 71 हो, चाहे 2020 हो। 62 में ये नहीं सुरेंद्र राजपूत जी कहेंगे कि भारत की नेवी सबसे मजबूत थी, भारत के पास एयरफोर्स थी, चीन के पास एयरफोर्स नहीं थी। आपने नेवी और एयरफोर्स का प्रयोग नहीं करने दिया, ये आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। आज 2020 में मोदी के नेतृत्व में हमारी इच्छा शक्ति है कि एक अभिनंदन को 24 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ता है। हम 93,000 बंदी छोड़ देते हैं और 250 बंदी नहीं वापस ले पाते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति है और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। घूम फिर कर भाजपा सिर्फ पाकिस्तान की बात करती है। लाल आंख अगर करनी है तो पाकिस्तान से करनी है, घर में घुसकर मारना है तो पाकिस्तान को मारना है, घर में घुसकर मारना है तो पड़ोसी निरी प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाब नेपाल है, कहा कि उसको मारना नहीं जाएगी। और सर्जिकल स्ट्राइक जब करनी है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा। 1988 मैं कहना चाहूंगा कि नवीन जी ने जो कहा कि 93,000 लोगों को छोड़ दिया, अगर रख लेते तो ये कहते कि वो कसम को बिरयानी खिला रहे हैं, वैसे 93,000 को बिरयानी खिला रहे हैं। 256 अब क्या छुड़ा के ले आए? 93,000 आपने छोड़ दिया, 256। शरद प्रधान जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इस तरह की बात मत करिए, आप इस तरह गंभीर विषय की तरह हल्का मत करिए कि 93,000 आपके पास थे, आपने छोड़ दिया, लाहौर तो सेना वापस कर ली और 256 लोगों का इंटरनेशनल लॉ होता है नवीन जी, घर की खेती नहीं है। 250 लोगों पर नहीं था क्या? हमारे 250 लोगों पर इंटरनेट नहीं है, रिकॉर्ड है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। शरद प्रधान जी, बड़ी समय सम्मान करता हूँ, आपको जानकारी नहीं, आप गलत है, 200% गलत है। लेकर के आप लोगों ने जितना आरोप लगाया देश पर, कितना एक कसाब की बात थी, जानकारी है तो अभी आप बस होकर बात कर रहे हैं। नहीं, आपको जानकारी नहीं है, हमें अफसोस है कि आप बीजेपी के नेता हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नहीं, चलिए आपको जितने आज भी पाकिस्तान के जेलों में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
ऑन पेपर शरद प्रधान जी, आप बहुत परिश्रम में, बस सम्मान करता हूँ, लेकिन 22 के मत बात करिए इस प्रकार से। सेना का अपमान मत करिए। मैं तो लाइटर वेन में कह रहा था कि फिर आप बोलते हैं कि कसम को बिरयानी खिला दी तो सिर्फ भावनात्मक मुद्दे बीजेपी डिस्कस करती है। इनसे पूछिए कि 1988 में हमारे भाई 2014 से मोदी हैं, अगर 496 पड़े हुए हैं तो उनको लेने के लिए आए, लेकिन नहीं कुलभूषण की लाइन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से हम लड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों से लड़ रहे हैं। आप बताइए वो आपकी पार्टी नहीं कर रही है। बहरहाल बहस का ये तेवर बना रहेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। आज बाकी सबको दूरी बना के रखनी है भाई, मैं आया है, बाकी दूरी बना के रखना। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। भैया जी का इनमें आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मौजूद हूँ शर्मा टी स्टॉल लाल बाग में। आज फिर बहस का मुद्दा चीन को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा खून खौलता है जब कोई दुश्मन देश इस तरह से सामने आ जाए, और ये बात जायज है, इसमें कोई बात ऐसी गलत नहीं जो उन्होंने कही कि खून खौलता है, किसी का भी खोलेगा अगर दुश्मन इस तरह से अगर कब्जा है तो, लेकिन स्थिति क्लियर होनी चाहिए। राहुल गांधी कहते खून खोलेगा मेरा, और वो बात तो सही है। निश्चित रूप से राहुल गांधी भारत के सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर वो ऐसा कहते हैं तो खून खोलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि डोकलाम में जब चीन की सेना घुस रही थी, जहां हमारे सैनिक आमने सामने हाथापाई मारपीट फाइटिंग हो रही थी, उस समय चीन के दूतावास में वो कौन से भोजन कर रहे थे? उस समय नहीं खून खोल रहा था उनका? ये एक प्रश्न उठता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं। भारत की सेना ने जब बात तो सही है, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया बालाकोट में, तब आपका खून, तब आप कह रहे थे कि तो पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। उस समय भी आपको उस समय खून नहीं खोलना चाहिए, तो उस समय आपको खुश होना चाहिए था कि हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनका बदला भारत की सेना ने लिया। तो सेना का उस समय आप मान नहीं गिरा रहे थे। वायुसेना जब कह रही है हमने अटैक किया, जब कह रहे हैं कि हमारी फौज घुस के उनके आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया है, और आप और आपकी पार्टी प्रश्न चिन्ह उठा रही है, तो क्या आप सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे? क्या उस समय आपका खून पानी हो गया? ये भी कहते क्या मैं झूठ बोलूं? झूठ मत बोले, उनका झूठ तो पूरा प्रदेश देश जानता है। उनको कितनी गंभीरता से उनके पार्टी के ही लोग लेते हैं, वो आप पूछ नहीं, हकीकत है। ये उनका इशू नहीं, ये ऐसा मत है, ये उनका विनम्रता से कह रहा हूँ। विनम्रता से आप अपनी बात कहिए। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत भले इंसान हैं और बहुत ईमानदार हैं। कहीं इनसे कसम खिला लीजिए अकेले में, जहाँ कोई जानने न पाए, ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी को कितनी गंभीरता से लेते हैं। नहीं देखिए, बात तो जी आई वोंट अप्रूव, ये मैं अप्रूव नहीं करता। कम से कम डिबेट में नहीं, मैं ये नहीं अप्रूव करूंगा जी। 3-4 बातें अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके उससे पहले भी कही, ब्रेक से पहले। तो 3 बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात, 93,000 सैनिकों को छोड़ने का निर्णय कांग्रेस पार्टी का नहीं था, जनरल मानेकशॉ का था, फील्ड मार्शल मानेकशॉ का था और सेना का था। तो हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं ये लोग, सेना का अपमान कर रहे हैं। अगर जो आदमी प्रोसीजर नहीं जानता वो आदमी अपना सेना का लेंगे तो इंदिरा गांधी जीती, भारत की सेना, पाकिस्तान 2 भाग में हुआ तो क्रेडिट इंदिरा गांधी। अब सेना 93,000 युद्धबंदी छोड़ना है तो मानेकशॉ जिम्मेदार हो गए। अरे अब तक मानेकशॉ, ये देखिए, अब 2 मिनट, हाँ मानेकशॉ ने जिताया था। अब 1 मिनट, अब एक सेकंड। अगर सेना स्वायत्त चाहती है, ये प्रतीक जी, अगर आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जनरल मानेकशॉ के डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन तो होता है, पॉलिटिकल डिसीजन तो होता है, आर्मी के ऊपर पॉलिटिकल डिसीजन है। अब आप चाहते हैं कि मैं भी उधर ही आकर के बात करूं? नहीं बिल्कुल नहीं, वो जाएंगे उधर और आप इधर ही रह के बात करेंगे ना। वो अपनी जगह जाएंगे। नहीं, वो अपनी जगह नहीं, ये सब लोग अतिक्रमण ही कर रहे हैं। ये चीन की तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं। आपको बताऊं, ऐसे अतिक्रमण करके चीन वापस चला जाता है। आपको मैं सीधे से बताऊं कि जो भारत की सेना के मनोबल की बात है, तो भारत माँ का कोई ऐसा कपूत नहीं है, कोई ऐसा कपूत नहीं है जो भारतीय सेना का मनोबल को गिराने की बात करे। को हराया गया तो क्रेडिट इंदिरा गांधी को। 93,000 सैनिकों पर जब अभी इनकी दुखती नब मैंने दगाया, तब कह रहे हैं कि साहब वो तो मानेकशॉ का निर्णय था, वो इंदिरा जी का निर्णय नहीं था, कांग्रेस का निर्णय नहीं था। जीत हमारे हाथे में। तरीके से अगर झूठ और छल कपट और प्रपंच चलेगा तो हो चुका बात। आज प्रधानमंत्री स्वयं झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का रक्षा मंत्री कुछ गलत बोल रहा है, उनका नॉर्दर्न इंडिया का कमांड कुछ और बोल रहा है, सेना कुछ और बोल रही है, और प्रधानमंत्री की चाटुकारिता को करते हुए अब जो जनरल प्रोसीजर जानते नहीं उनकी क्या बात है। पाकिस्तान हारा तो क्रेडिट इंदिरा गांधी,
सैनिक छोड़ चीन दिया का गया अतिक्रमण है और इस चीज को प्लीज कम ज्ञानेंद्र जी सवाल ये है, ऑफ कोर्स श्रीवास्तव जी मैं लेता हूं, ज्ञानेंद्र जी। सर अभी आज की जो सबसे एक गर्वशाली गौरवशाली बात है, राफेल हमारे देश में हमारे पहुंच रहे हैं। हर आदमी को लगता है कि राफेल को लेकर बड़ी एक सुरक्षा होगी, बड़ा देश के लिए गर्व की बात होगी। राफेल को मैं आ रहा हूं, लेट हिम रिप्लाई, लेट हिम मामा मिशेल को बचाना है। राफेल तो बहाना है, मामा मिशेल को बचाना है। अब सुरेंद्र जी से पूछेगा कि मिशेल नहीं ये गलत। राफेल को लेकर हम राजपूत नो पर्सनल अटैक, नो पर्सनल अटैक, नो पर्सनल अटैक, नो पर्सनल अटैक, बिल्कुल हंगामा खड़ा करना ही सबका मकसद लग रहा है। लेकिन राफेल की जब बात हुई, राफेल को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए, यहां पर भी तमाम काबिल लोग जो है वो शंकालू की भूमिका में आ गए। उनको हर चीज की जांच चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता है, वो उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब राफेल की बात अगर कर ली जाए, राफेल को लेकर किस तरीके से आरोप लगाए गए, तमाम ज्ञानी हो गए थे और राफेल के बारे में क्या कैसे घोटाला हुआ, कितना राफेल का वजन है, कितने किलो है, कितने टन है, इसकी चर्चा हो रही थी, इतने आरोप लगाए जा रहे थे। शर्मनाक बात यह है कि उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई घोटाला नहीं हुआ और गर्व के साथ राफेल यहां आ रहा है। तो क्या वो माफी मांगेंगे? वो आरोप लगाने वाले, वो शंकाएं करने वाले, वो सवाल उठाने वाले, उनको माफी मांगनी चाहिए जिस बात को लेकर जनता गौरव का अनुभव कर रही है। माफी तो वो लोग मांगे जो झूठे और मक्कारों के साथ खड़े हुए हैं। आज की डेट में वो सब लोग मक्कार करो, ये गद्दार है। राफेल में कौन सा हथियार लगा है? या चीन पाकिस्तान के कहने पर राहुल गांधी चाहते थे भारत की सेना बता दे राफेल में कौन सी टेक्निक यूज हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें कौन से हथियार लगे हैं ये नहीं बताया जा सकता है। कीमत पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, क्योंकि 15 जून 1975 को इमरजेंसी लगा के देश में लोकतंत्र की लेट हिम रिप्लाई श्रीवास्तव जी, लेट हिम रिप्लाई उनको बोल जाएंगे तो चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। ठीक है श्रीवास्तव जी। राफेल में कौन से हथियार लगे हैं या पब्लिक डोमेन में नहीं लाना था, उसके लिए ये लोग परेशान। ठीक है श्रीवास्तव जी, वो जवाब देंगे। उम्मीद करेंगे मुद्दे पे। उन्होंने राफेल का बताया कि बोले आज राफेल अगर है, पर अगर आज राफेल है तो वो आपके ही काम आ रहा है, कम से कम आपकी ही ताकत को बढ़ा रहा है। हम राफेल पर जरूर बात करेंगे, हम चीन पर सीमा पर जो विवाद है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो योगी सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और 4100 करोड़ का उत्तर प्रदेश भविष्य निधि का जो 4100 करोड़ का घोटाला डीएचएफएल का हो जाता है, हम उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन पिंगोंग में एक मिनट जब पिंगोंग में सर मैं चीन सेना जब वहां अस्पताल बना लेती है, उनकी आर्टिलरी पहुंच जाती है, तब क्या प्रधानमंत्री सो रहे थे? शी जिनपिंग ने जब हमारे 20 जवानों की हत्या कर दी, क्या ये फोन क्या प्रधानमंत्री के कान में आया? इनके मित्र ने कुछ कहा? चीन के 50 मारे थे, वो रो नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि मेरे सैनिक गए कहाँ। 50 तो गिनती में आ ही गए हैं, बाकी तो बेहिसाब हैं। कोई रो नहीं पा रहा चीन कि मेरे सैनिक मरे भी हैं कि नहीं मरे हैं। वो हमारे तो सही मैं आ रहा हूँ। जी भारत सो रहा है। भारत सो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए ना, इतना ही है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना। क्यों मशीन से चुनाव हो रहा? बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। ये बताइए, भारत के प्रधानमंत्री अपनी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भूल चुके हैं। वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जी मैं आया। हाँ, अभी आईपी सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की कि चीन ने वहाँ अस्पताल बना लिया, आर्टिलरी पहुंच गई। मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ पर एक वहाँ पर हवाई अड्डा है, दौलत बेग ओल्डी। राइट। 20 साल से एयरफोर्स मांग रही थी परमिशन कि वहाँ जहाज उतारने की अनुमति दी जाए। सुन लीजिए, 2012 में एयर वाइस मार्शल बोरा, जिसने केंद्र सरकार से बिना परमिशन लिए दौलत बेग ओल्डी को शुरू किया, जहां हमारे सारे जहाज उतर रहे हैं, उनकी पेंशन तक रोक दी गई, उनका प्रमोशन रोक दिया गया। यह 2012 में कांग्रेस की सरकार थी। और आज हमको कह रहे हैं कि हम सो रहे हैं, उनकी आर्टिलरी पहुंच गई उनका अस्पताल, जब वहां स्ट्रेटेजिक रूप से दुनिया का सबसे दौलत बेग ओल्डी जब हमने शुरू किया तो दौलत बेग ओल्डी का नहीं बताएंगे, क्योंकि जानकारी तो है नहीं। हल्ला बोल नकल बोल वाली पार्टी का ये लोग, तो ये क्या बताएंगे? इनको पता भी है। बंद किया क्या? ये पैसे चीन की बंद होगी और बंद होगी तो कब मोदी जी भी नहीं पता है।
दौलत में गोल्डी का ये पूछ लीजिए, दौलत में गोल्डी का ये पूछ लीजिए। चीन की मैगजीन जो दिल्ली में है की बात करिए, काउंसलेट कब बंद होगा, ये सवाल है। जो इम्पोर्ट लगातार बातचीत का दरवाजा मत बंद करिए, वो एक कूटनीति होती है। मैं जरा ये लोग तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो बात रफाल की हो रही थी, तो जब भी डिफेंस डील्स होती हैं सवाल हमेशा उठाए जाते हैं और वाजिब है उठाना। जब बोफोर्स खरीदी गई थी कांग्रेस के जमाने में तब भी सवाल उठे थे और जायज उठे थे और उसमें भी घपला हुआ था। देखिए सवाल इसका नहीं है, इससे कोई आर्मी के उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, ये सवाल उस पर उठाया जाता है जो डील की जाती है, और डील होती है पॉलिटिकल लेवल पे। और पॉलिटिकल लेवल में जब आप दाम बताने से कतराएं तो जाहिर है आप किसी भी चीज के आप दाम अगर नहीं बताते हैं तो आपके ऊपर शक होगा कि क्यों नहीं बता रहे। तो दाम बताने से आपको ये नहीं पता लग गया कि इसमें कौन कौन से औजार लगे हैं। बोफोर्स में भी यही हुआ था, घपला हुआ था। तो जब मेरा कहना यह है कि जब बोफोर्स की जांच हुई तो पाया गया घपला, आज तक सजा किसी को नहीं मिली। ये सब बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, इसमें इसीलिए ये दाम बताने में कोई नहीं पता लग सकता कि इसमें क्या लगा है। प्रधान साहब को बताइए, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं इनको। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन चीजों पर क्लैरिफाई कर दिया, जजमेंट दे दिया, उस पर अभी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं आप। कम से कम नहीं, कम से कम सर्वोच्च एक नागरिक एक जरा बोलने देंगे, एक सिटीजन को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को से सवाल उठाने का। चैलेंज कर दीजिए ना, आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पीआईएल कर दीजिए। आप इतने जागरूक हैं, आपको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं सही रहा, आप पीआईएल कर दीजिए। सर जब सुप्रीम कोर्ट एक बार कह चुका है तो ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद भी मानने के लिए पहले सवाल है कि अदालत में जाए, अदालत में भी अगर प्रूव हो जाता है, अदालत फैसला दे देती है, फिर भी सवाल। तो आखिर ये सवाल दर सवाल क्यों? क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तब भी सवाल। तो आम जनता ये बिल्कुल जानना चाहती है कि ये सवाल क्यों हर बार सवाल लगाकर। ऐसा लगता है कि कई बार तो ऐसा आम जनता, जो कई लोगों से मेरी बात होती है, वो तो एक ने बड़ा दिलचस्प बात कही, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये आरोप ऐसे लगते हैं कि जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन जैसी कोई बात होती है वहां पर घंटी बजाकर कई बच्चे भाग जाते थे और बाद में लोग देखते थे क्यों, किसने घंटी बजाई। तो कुछ लोगों की आदत ऐसी ही लगती है कि एक बार घंटी बजाई, आरोप लगाए, सवाल उठा ले, उसके बाद गायब हो गए। आप कोई हल दीजिए, आप सोल्यूशन दीजिए। अगर आपके पास इतने ही सवाल हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए गए, आम जनता ने खारिज कर दिया, राफेल पर उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन दिया, अपना निर्णय दिया, तो उसके बाद अब आकर चीन की बात हर बार कही जा रही है। प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा यहाँ पर कई लोगों को नहीं हो रहा है। तो आखिर किस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे खारिज किया कि इस तरह का मैनेजमेंट था? बच्चा बच्चा देश का जानता है, दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट है। दिक्कत प्रतीक ये है कि ये लोग चुनाव हार जाते हैं, तो चुनाव हार जाते हैं। घूमेंगे भाजपा के नेता आपके साथ साथ घूमेंगे, बाकी सिर्फ का घूमना मना है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। No, this is not. No. अब इस तरह की बात की जाती है, गुंडे हैं ये लोग, गुंडेवादी संस्कृति के लोग हैं। सैयद, सारे गुंडे बीजेपी में हैं, सैयद, सारे गुंडे माफिया, किसी के खिलाफ सबको संरक्षण योगी का प्राप्त है। ये है। अब आप दो तीन बातें बड़ी सीरियस, वेरी सीरियस। जैसे हम लोग तो भाई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, अब यहाँ पर पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर सवाल वो उठा रहे हैं जो पार्ट टाइम पत्रकार हैं। उनको जनता की बात पता नहीं कहां से कौन सी सपने में आ जा रही है। उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पर भी प्रश्न उठेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह कहा कि क्या नाम मूल्य तय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, ना उसकी समीक्षा करने का है, अंडर क्लॉज सर्टेन उसमें जो भारत सरकार का है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार ने बेईमानी नहीं की है, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा वालों ने दलाली नहीं खाई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मूल्य न जानता है, देश जानता है कि कौन लोग दलाली खाते थे। 10,000 लोगों की हत्या का आरोपी वारेन एंडरसन को किसने जहाज में पटा कर भेज दिया था? स्वाति को किसने बाहर भेज दिया था? आप बताइए। मैं सुप्रीम कोर्ट गए। सुरेश जी वेरी सीरियस इशू। देखिए प्लीज ये सवाल स्ट्रेटेजिक सवाल है, सामरिक सवाल है। बहुत जो राजपूत जी ने कहा कि बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए, बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मैं इतने बड़े क्रांतिकारियों को मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये पहली बार बुद्धिजीवी देख रहा हूँ, पहली बार पत्रकार देख रहा हूँ, पहली बार नेता देख रहा हूँ।
मैंने भी 33-35 साल से पत्रकारिता की है। मैंने किसी ने ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री की बात का किसी ने विश्वास नहीं किया। हमने सबने माना प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सही कहा है। अगर प्रधानमंत्री ने सही कहा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक देश का नेता झूठ बोल रहा है, तो प्रधानमंत्री के पास पूरे अधिकार है, संविधान है, कानून है, क्यों नहीं उसको एक्सपोज करते जनता के सामने, देश के सामने कि झूठ बोल रहा है। उनके पास पूरा अधिकार है। उत्तर प्रदेश में फेक न्यूज लिखने के मामले में 800 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अय्यर राहुल गांधी बार बार अगर देश के पास कर रहे हैं, क्यों नहीं आप करते? ऐसा क्यों नहीं आप कर रहे हैं? हमारे बुद्धिजीवी, हमारे पत्रकार, हमारे नेता ये सलाह क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री जी को? मैंने बार बार आपसे कहा, वो राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी का अध्यक्ष है। इस तरह उसकी बात को एक सीधे साहब खारिज नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों लोग जाइए, सारे दलों के सर्वदलीय बैठक बुला करके फैसला करिए कौन आया कौन नहीं आया। हम पूरी तरीके से सुरेश बहादुर सिंह जी की बात से पूरी तरीके से सहमत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। सवाल कई पूछे गए। श्रीवास्तव जी, सवाल कई हैं। ज्ञानेंद्र ने भी सवाल पूछा, ज्ञानेंद्र का भी सवाल है, सवाल प्रधान जी ने भी पूछा। मैं जानूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। आज मौजूद हूं लालबाग शर्मा टी स्टॉल पर। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शाम हो, अवध की, लखनऊ की, और चाय की चुस्की हो, शर्मा टी स्टॉल हो, बहस इधर हो रही हो, तो क्या कहना आनंद, बड़ा मजा आ रहा है साहब आपको। थैंक यू सो मच। मैं बहस आप ही के लिए करता हूं, आप लोगों के लिए करता हूं। और इस बहस में एक बार फिर शरीक होते हुए, चीन के कब्जे को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद उसी ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि चाहे मेरा पूरा राजनीतिक भविष्य डूब जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जानना चाहता हूं, मैंने आपको सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि आखिर इस कॉन्फिडेंस जो अगर वो है, अगर उनके पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, तो क्या है, किस आधार पर? वो कहते हैं मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी, मैंने तमाम सैनिकों से बात की है, ऑफिसर्स से बात की है। जानना चाहता है मुल्क। मैंने तो कहा ना आपसे, बहुत स्पष्ट है। जैसे सुरेश जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि अगर राहुल गांधी जी कुछ भी गलत कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को या भारत सरकार को मजाक बनाने की जगह या उल्टी सीधी बातें करने की जगह फैक्चुअल्स पे आना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि नॉर्दर्न एरिया का हमारा जीओसी कमांडिंग ऑफिसर जो है लेफ्टिनेंट जनरल जोशी सच बोल रहे हैं या झूठ। उनको बताना चाहिए कि पीएलए के सैनिक हमारी सीमा में आकर के हमारे सैनिकों को शहीद कर गए या नहीं, बताना चाहिए उनको ये भी बताना चाहिए कि जिन 4 जगहों पे डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, वो कौन से डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है, अगर हमारी सीमा में नहीं है तो। ये सारी चीजें बता रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक आदत हो गई है कि किसी भी आदमी जो इनके खिलाफ बात करे वो राष्ट्र के खिलाफ बात कर रहा है, जो इनके खिलाफ बात करे वो सेना के खिलाफ बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे छिपकली अपना भोजन करके नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। सच बात यह है कि ये अपने अपने सारे कुकृत्यों को मात्र राजू जी क्या बोला हमने कि छिपकली, हाँ, छिपकली कुछ भी भोजन करके नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता सब कुछ खा पी करके डकार करके कभी सेना के पीछे, कभी भगवान श्री राम के पीछे। बाजी ये आज ये लखनऊ में बड़ी अच्छी चीज मिली, छिपकली जैसे कोई चीज खा के नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, राजपूत जी ने आज कही। लेकिन मैं एक चीज और कहता हूँ, ये मैं आ गया सर, मैं आ गया। कोविड से लड़ना तो ऐसे नहीं लड़ाई होगी। तो पीछे चलो, पीछे चलो भाई। ना पीछे आओ भाई बाबू, पीछे आओ जी। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत ईमानदारी स्वीकार किया कि सारे भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार करके नेहरू जी के पीछे छिप जाते हैं, नेहरू खानदान। एक बात बताइए प्रतीक भाई, हमारे देश में इंदिरा गांधी की शादी हुई फिरोज गांधी से, वो हो गई इंदिरा गांधी। इंदिरा नेहरू की शादी देखिए फैक्चुअल लीजिएगा, बिल्कुल फैक्चुअल लेंगे। पर मैं सुन लीजिए, जो जवाहरलाल नेहरू का, जो नेहरू का, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए जरा। रॉबर्ट वडेरा से शादी होगी, रॉबर्ट वडेरा उसी तरह से हर अपराध के लिए, हर गलत काम के लिए नेहरू के पीछे छिप जाना है। तो साहब हम नेहरू खानदान के हैं। बहुत अच्छी बात, ईमानदारी से स्वीकार किया इन्होंने कि हम सब कुछ भ्रष्ट कर लेंगे, सब गलत कर लेंगे, लेकिन क्या साहब कि हम नेहरू खानदान के हैं। हम नेहरू खानदान के हैं और देश में हमने बड़ा त्याग किया है।
देश में लूटने काटने का सिर्फ एकमात्र सीएनएफ एजेंसी हमारे पास है। हाँ जी, लूटपाट करने की सीएनएफ एजेंसी। मैं बिल्कुल आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मैं आपको दूंगा। देखिए, मैं एक बात फिर से बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं आजकल मोदी जी से बड़े नाराज हैं, अमित शाह जी से बहुत नाराज हैं, क्योंकि ये नेहरू गांधी खानदान को कह करके नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय अमित शाह जी को गाली खिलवाना चाहते हैं। आज ये चाहते हैं ये लोग कि हम लोग भी प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को अपशब्द कहें। सच बात यह है कि मुद्दों पर बहस करें, चीन के मुद्दों पर बहस करें, और अगर कहीं किसी ने कोई बेईमानी की हो, किसी ने कोई बेईमानी की हो तो उसको कानून के सम्मुख प्रस्तुत करें। किसके पीछे छिपता है? नेहरू जी के पीछे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस 72 चूहे खा के किसके पीछे छिपेगी? ना साहब, हम नेहरू खानदान के हैं, हम प्रियंका गांधी हैं, हम इंदिरा गांधी खानदान के हैं। हम कुछ नहीं, हम जो कुछ करेंगे छिपकली की तरह से करके उसके पीछे छिपे रहेंगे। कोई बोले मत, कोई देखे ना, क्योंकि हम नेहरू जी के वंशज हैं। हम भ्रष्टाचार करने की सीएनएफ एजेंसी हमारे पास है। सर वो अपशब्द कोई बोलेंगे वो बदला ले लेंगे, वो बीजेपी कुछ कहेगा, राजपूत जी अपशब्द कहना शुरू कर देंगे, पत्रकार है, पत्रकार की करेंगे। आप पत्रकार की बहस बोलिए। बात एक जनता की बात अगर कह रहे हैं तो जनता में अपशब्द वो राजनेता भले ही कर लेंगे, लेकिन जनता एक बात तो बिल्कुल जानना ही चाहेगी, और जनता के बीच हम रहते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। और एक बात एकदम साफ है कि अभी तक इस देश में परंपरा रही थी कि जो सेना से जुड़े मुद्दे होते थे, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते थे, उसमें सारे लोग, सारे दल एक होकर खड़े होते थे, और यही हमारी एक बड़ी ताकत होती थी, ये बड़ी गौरव की बात होती थी। लेकिन आज हम क्या देख पाते हैं कि बिल्कुल आरोप लगाए जाते हैं, और आरोप जब लगाए जाए तो उन आरोपों के पीछे, उनके बीच में उनके साथ खड़े हुआ जाए तब तो बात समझ में आती है, कोई हल दिया जाए तो बात समझ में आती है। वरना जनता को निश्चित तौर से लगेगा कि आप सिर्फ सियासी फायदे के लिए आरोप लगाते हैं, और उस आरोप का कुछ अगर भुना लेते हैं, आपने आरोप लगाया, आरोप प्रत्यारोप हो गए, वार पलटवार हो गए, और जनता के हाथ में क्या रह गया? जनता बिल्कुल हताश दिखाई देती है। और यही वजह है कि जब सुरक्षा के इस मसले को लेकर राफेल की बात हुई, और 2019 का ही देख लीजिए, जनता की अगर बात आप कहेंगे तो आम जनता ने ही तो मुहर लगाई है। आम जनता ने उस राफेल के मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ा गया, जनता ने दिखा दिया कि वो मोदी के साथ है। बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा वो तो अलग मुद्दा हो ही गया। तो ऐसे में ही ये कहा जरूर जाएगा कि अगर आरोप लगाए जाते हैं, अगर आप कुछ कहते हैं तो उसका हल या तो दीजिए, और सिर्फ आरोप लगाकर आप ऐसी बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप हंगामा ही खड़ा करना चाहते हैं। राइट सर। देखिए, ये जो बार बार बात उठ रही है, सेना के पराक्रम पे सवाल उठाना गलत है। वो कभी नहीं उठाया गया, कभी भी नहीं, कभी भी। जो परंपरा रही है हमेशा ये रही है। इनको जरा अपना पुराना रिकॉर्ड या अखबारों का देख लें, आज से नहीं, जब जब डिफेंस डील्स हुई हैं बड़े बड़े चीजों की, हमेशा सवाल उठाया गया। सही है, लोकतंत्र में यही राज। जैगुआर खरीदा गया, जगजीवन राम थे डिफेंस मिनिस्टर, सवाल उठाए गए, गड़बड़ पाई गई। बोफोर्स हुआ, उसमें उठाया गया। मिराज की डील में, बड़े जहाजों की डील में खरबों खरबों रुपए की डील होती है, और किस तरह से पैसा स्विस बैंक्स में जाता है, सब सरकारें करती रही हैं। इन्होंने कहा तो बड़ी पारदर्शिता, सवाल उसमें उठाना अच्छी बात है, इसको निकारना नहीं चाहिए। सब सेना क्या काम कर रही है, सेना पराक्रम कर रही, उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता, उसके ऊपर कोई उठाता भी नहीं। ये गलत, इसको ट्विस्ट कर देना है, ये गलत ट्विस्ट है कि आप अगर सेना के लिए जो सामान खरीदा गया, जो कि राजनेता खरीदते हैं, उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं तो उसको सेना के पास ले आते हैं। राइट सर, मैं इसके बाद हाँ जी जी। देखिए, प्रधान साहब ने बहुत अच्छी बात कही। प्रश्न उठाना अच्छी बात है, प्रश्न आप उठाइए, लोकतंत्र सबको अधिकार। राहुल गांधी कहते हैं मैं प्रश्न उठाऊंगा, देश के लिए प्रश्न उठाऊंगा, आप मुझे कहना चाहिए कहिए। लेकिन आप जब प्रश्न उठाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी उसको खारिज कर देता है, और देश में सबसे बड़ी अदालत है जनता। 2019 के चुनाव के पहले कांग्रेस ने राफेल का नाम का एक ऐसा खड़ा किया कि क्या क्या शब्द अपशब्द कहेगा, जिसका आप यहाँ मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूँ। मोदी जी को लेके क्या क्या शब्द कहेगा सरकार को, लेकिन देश की जनता सबसे बड़ी अदालत है। जनता ने मोदी जी पर मुहर लगाई, सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई, तो वह विषय वहाँ खत्म हो जाना चाहिए। आज श्रीमान राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका प्रमाण दें, और अगर प्रमाण नहीं है तो इस तरह की बातें कह के वो सेना का और देश का अपमान न करें। देखिए, कोई निरा मूर्ख ही होगा जो राहुल गांधी के बयानों को सेना का अपमान कहेगा। सेना के शौर्य पर और सेना के पराक्रम पर हिंदुस्तान में कोई ऐसा कपूत नहीं है जो सवाल उठाए, और न ही किसी ने कोई सवाल उठाए। जिन लोगों को ये समझ में आती है कि वो लोग सेना पर सवाल उठा रहे हैं, हमें उनकी समझ पर कहीं ना कहीं दया भी आती है, और उनके कमिटमेंट पर हमें कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कहां पर छुप करके काम कर रहे हैं, सीधे सीधे खुल के काम करें ना। आम जनता के नाम पर सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम पर के पीछे छुपना बंद करें, और अपने सही सवालों के सामने आए, सम्मुख आए। अगर चीन ने अतिक्रमण किया है तो उसका माकूल जवाब दे। कांग्रेस सहित पूरा देश भारत की जनता के साथ, सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सिंह साहब, मैं आऊंगा आपके पास, उम्मीद है कि मुद्दे पे होंगे जी। सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही, सेना का मनोबल नहीं गिराया जाना चाहिए।
बालाकोट की स्ट्राइक हुई, कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, सबूत मांगे, क्या क्या आपने किया। आज आप लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के बयान को उद्धृत करके सुरेंद्र राजपूत जी ने पूरी बहस को हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन उस समय जब सेना ने बयान दिया कि हमारे इतने जहाज गए, इतने हमारे गए और इतने हमने आतंकवादियों के अड्डे नष्ट किए, इतने लोगों को मारा, उस समय प्रश्न कौन उठा रहा था? क्या कांग्रेस नहीं उठा रही थी? अमित शाह ने प्रश्न उठाया। अमित शाह झूठ बोला, अमित शाह ने क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? झूठ आप बोल रहे हैं। अमित शाह ने प्रश्न उठाया। अमित शाह ने प्रश्न उठाए। अमित शाह ने कहा 300 मरे, 400 मरे, कोई कहने लगा वहां पर जाकर सेना ने जो बयान दिया, बात करते हैं सेना के बयान पर, सेना की बात पर अमित शाह ने, रक्षा मंत्री ने पूरी भाषा अलग अलग स्वर में कांग्रेस ने कहा कि ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं है, वहां तो सिर्फ पेड़ गिरे हैं। पेड़ों की फोटो राहुल गांधी दिखा रहे थे कि सेना की स्ट्राइक से पेड़ गिरे, कुछ पत्ते गिरे हैं, आतंकवादी नहीं मारे गए हैं। तो ये उस समय सेना का सम्मान बढ़ा रहे थे। सेना का जो है वो अब क्या कर रहे थे, जब पूछ लीजिए इनसे। भाई देखिए, दो फिर से मैं कहूं कि सेना हमारी इस दुनिया की सबसे सर्वोत्तम सेना है, प्रोफेशनल सेना है। हमारी धरती की 1 इंच भी जमीन नहीं वो कर सकता कोई सेना के रहते हुए। उस समय जो सेना ने कहा कि हमने बालाकोट में घुस कर ये स्ट्राइक किया, हमने ये स्ट्राइक किया, तब आप क्या थे? तब आपने क्या किया? बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए, आप मुझे ये बताइए, चुप नहीं कर पा रहे और आप श्रीवास्तव जी प्लीज कम टू दिस साइड। 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 मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज, हम इनके मुद्दे से भटकाने से नहीं भटकेंगे। भारत देश की सेना और कहते हैं, आज आप जनरल जोशी की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जनरल जोशी की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। और उस समय और ये ऑफिशियल बयान है। मैंने डिजाइन नहीं किया, प्रधान जी ने उसको कोट किया, प्रधान जी ने कोट किया। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं कि आज इधर उधर की बात मत करिए। चीन से जमीन हमारी कब खाली होगी, सिर्फ ये बताइए। पेड़ गिरे, पत्ते गिरे, स्ट्राइक नहीं हुई। ये बयान थे इन लोगों के। फिजूल की बात मत। चीन से जमीन कब खाली होगी, चीन का अतिक्रमण कब खाली सब कुछ होगी। आप लोग लफाजी बंद करिए और सेना का सम्मान मत जांच करिए। आप वही है जो सेना स्ट्राइक करेगी तो आप सबूत मांगेंगे। ये लोग कहें कि चीन के पास जमीन नहीं है, अतिक्रमण नहीं कर रखा है, कहें ये लोग। आप ये लोग कहें ना इस बात को। सेना स्ट्राइक करेगी तो बालाकोट की तरफ सबूत मांगेंगे क्या? ये इनसे पूछिए, सेना स्ट्राइक करेगी, सेना काम करेगी, सबूत मांगेंगे क्या? देखिए, देश ने 56 इंच छाती की बातें सुनी है। अरे मोदी जी आपके मित्र हैं, चीन के राष्ट्रपति, 56 इंच की छाती उनके सामने दिखाइए। आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपकी पार्टी और बार बार आप कहते रहे कि अगर एक सैनिक का सिर काटा जाएगा तो हम 10 कर काट कर लाएंगे। 200 चीनी सैनिकों का सिर कब आएगा? देश की जनता ये जानना चाहती है। लेकिन जिस सेना पर गर्व करने वाली बात, गुमराह करने वाली बात है बीजेपी करती है, उस गुजरात से सेना में कोई नहीं जाता। अमित शाह के परिवार का सेना के ऊपर विश्वास है। ये राष्ट्रवाद है, ये गलत है, ये राष्ट्रवाद है, ये गलत है, ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्रवाद है इनका। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ना ये राष्ट्रवाद है इनका, ये यही संस्कृति है। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। आपके फादर सेना में, मैं सैल्यूट करता हूँ फादर को। लेकिन ये गलत है। गुजरात क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे? इनकी राष्ट्र विरोधी सोच को क्या कहेंगे जरा बताइए। इनकी राष्ट्र विरोधी सोच को क्या कहेंगे जरा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये गलत है। ये कैसे कह सकता है कोई गुजरात से जाते नहीं? सुरेंद्र जी चाहे आईपी सिंह कह रहे हैं कि सेना को स्ट्राइक करनी चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि सेना स्ट्राइक भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन फिर बालाकोट की तरफ सबूत मत मांगने लगिएगा। आपके अमित शाह जी 300 लोगों को बताते थे कि 300 लोग मरे हैं, रक्षा मंत्री बताते थे 500 लोग मरे। सेना का अगर राजनीतिकरण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी। तुम्हारे पास लिख के आता था कि 500 लोग मारना चाहता है। अरे बेकार बात कर रहा हूँ। मैं आ रहा, मैं आ रहा बेटा, आ रहा। देखिए प्रतीक जी, मैं राजनीतिक दलों की टिप्पणी पर नहीं जाना चाहता। नहीं, बिल्कुल मत जाइए। जो भी राजनीतिक दल हैं, मैं आ रहा हूँ। जो भी राजनीतिक दल हैं, सभी देश सेवा का, जनता की सेवा का, सबका माध्यम बनना चाहते हैं। और वो माध्यम और सेवा करने की जरूरी है, वो सत्ता हासिल करे। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है, कोई राजनीतिक दल देश की सुरक्षा से, देश की संप्रभुता से
का माध्यम न बनाए, सत्ता बनाने का माध्यम न बनाए। Right, कम से कम 9/11 अमेरिका से हम एक चीज सीख लें कि सारे दल, मैं सारे दलों की बात कर रहा हूं, चाहे अगले पिछले सब की, सारे दल एकजुट होकर के कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट हों और ऐसा संदेश जाए कि हम एकजुट हैं। मैं भाजपा के लिए भी कह रहा हूं और विपक्षी दलों के लिए भी कह रहा हूं। सर वो मुझे याद है 9/11 में तो मीडिया ने भी वहाँ पे एक डिसीजन ले लिया था, तो हम और 9/11 में तो मीडिया ने भी एक डिसीजन लिया था वहाँ पे। मैंने कहा को निर्णय हमको भी लेना मुझे याद है। 11 पर भारतीय जनता पार्टी का जरा डिसीजन बताइए। 27 तारीख को नरेंद्र मोदी उसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कसाब वाली जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई कर रहे थे, गुजरात से भाग करके आए चीफ मिनिस्टर कर रहे थे। आप बात चीन की करेंगे, ये अफगानिस्तान बात करेंगे। आप बात करेंगे आलू की, ये सोना बनाने की बात करेंगे। बात कहाँ होगी, बात कहाँ ले जाएंगे? बात हो रही है चीन की, तो बात कहाँ कर रही है बताइए। इनसे पूछिए, ये राष्ट्रवादी पार्टी वाले हैं, ये गुजरात की बात करेंगे, वो बात गंदे नाली सिक्की गैस से अगर पकौड़ा बन सकता है, पकौड़ा गंदे नाली के गैस से पकौड़ा बन सकता है, तो आलू से सोना भी बन सकता है। मुझे मालूम है वक्त आज अभी बस सिर्फ इतना है, कल फिर होगी मुलाकात यहीं इसी जगह पे मिलेंगे। और तमाम सारे लोगों के भी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर यहीं पर मुलाकात।